आप सबका स्वागत है सामाजिक विज्ञान क्लास 10 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, 5 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल ही मिस नहीं करना है 5 वाले नंबर वाले क्वेश्चनों को और 3 और 2 नंबर वाले क्वेश्चनों को। अभी हम लोग पहले करेंगे एमसीक्यू भी करेंगे साथ साथ। तो ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं, ध्यान से आपको देखना है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 में, याद रखेंगे। क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये लौटे थे, इसका सही आंसर हो जाएगा 1915 में। कब लौटे थे? 1915 में। क्वेश्चन देखेंगे 2। तीसरा, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो पहला विश्व युद्ध जो है कब आरंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1914 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसे आप करके जाना एग्जाम में। एग्जाम के दिन आप देख के जाना। गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह कब शुरू किया? चंपारण में सत्याग्रह कब शुरू किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, किसानों के लिए गुजरात के खेड़ा में गांधी जी ने सत्याग्रह कब किया था? तो खेड़ा में गांधी जी ने सत्याग्रह कब किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर देख के जाएंगे एग्जाम के दिन। क्वेश्चन देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। सभी को याद होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके आदेश पर हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हुआ था जनरल डायर के आदेश पर। याद रखेंगे, इसे आप रट लीजिए। जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं सभी के सभी को आप रट लीजिए। रोलेक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? रोलेक्ट कानून कब पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था 1919 ईस्वी में। याद रख लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखेंगे, राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का प्रावधान किस एक्ट में था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट एमसीक्यू, इसे याद कर लीजिए। ये था रॉट एक्ट में था। रोलेक्ट एक्ट में इसे कहते हैं, रोलेक्ट एक्ट में था, इसे आप याद कर लीजिएगा। ये कानून रोलेक्ट एक्ट में था। क्वेश्चन देखेंगे, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, किस अधिवेशन में पारित हुआ था असहयोग आंदोलन? इसका सही आंसर हो जाएगा दिसंबर 1920 नागपुर आंदोलन में पारित हुआ था। क्वेश्चन देखेंगे, असहयोग आंदोलन कब स्थगित हो गया? तो कब स्थगित हो गया था? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी, 12 फरवरी 1922। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ था। याद रखेंगे। क्वेश्चन देखेंगे, चोरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? किस आंदोलन को वापस ले लिया था? ये लिया था असहयोग आंदोलन को। याद रखिएगा। क्वेश्चन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बाबा रामचंद्र। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप चलेंगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखेंगे, आंध्र प्रदेश के गुड्डेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा उल्लूरी सीताराम राजू। किसने किया था? उल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। याद रखिएगा। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। 1928 में। कब आया था? 1928 में। रट लीजिए। क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी ने नमक कानून कब भंग किया? तो कब भंग किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930। कब भंग किया था? 6 अप्रैल 1930। याद कर लीजिए। क्वेश्चन देखेंगे, सवर्णीय आवक आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो ये हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 दांडी यात्रा से। इसका आंसर सही हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन देखेंगे, दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा
अंबेडकर ने, किसने की थी? अंबेडकर ने, याद रखिएगा अंबेडकर ने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑनलाइन इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी, इसका सही आंसर हो जाएगा 1906। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से आपको देखना है, सभी को सभी देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल ही स्किप मत कीजिएगा। 1932 ईस्वी में पुनः समझौता पैक्ट किनके बीच हुआ था? पुनः समझौता पैक्ट किनके बीच हुआ था? तो यह हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अब देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह लिखी थी महात्मा गांधी ने। अब चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो चले देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, और इसे देखना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुई? तो यह हुई थी इंग्लैंड में। कब हुई थी? इंग्लैंड में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आपको देखना है। डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमंडन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमंडन? इसका सही आंसर हो जाएगा औद्योगिकरण। किसका हो जाएगा? औद्योगिकरण। इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले? इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 1730 के दशक में। कब खुले थे? 1730 के दशक में, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखेंगे, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो भाप का इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखेंगे, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने बनाई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा रिचर्ड आर्काइट ने इसका सही आंसर हो जाएगा। रिचर्ड आर्काइट ने इसका सही आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है। स्पेनिंग जेनी नामक कताई मशीन का आविष्कार किसने किया? तो ये किसने किया था? जेम्स हर्गब्रिज ने। किसने किया था? जेम्स हर्गब्रिज ने किया था। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखेंगे, स्पिनिंग जेनी ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? किस प्रक्रिया में वृद्धि की थी? तो ये कताई प्रक्रिया में वृद्धि की थी, याद रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखेंगे, यूरोपीय कंपनियों द्वारा नए बंदरगाहों का प्रश्य देने के कारण भारत के कौन से बंदरगाह महत्वहीन हो गए? तो महत्वहीन हो गए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरत और हुगली। इसका सही आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप जरूर एक बार देख लीजिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर, यूरोपीय देशों में किस देश के कपड़ों की अत्यधिक मांग थी? तो किसकी अत्यधिक मांग थी यूरोपीय देशों में? तो ये हो जाएगा भारत की। क्या हो जाएगा? भारत, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और गुणवत्ता की जांच करने के लिए किन्हें नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुमास्ते। किसका? गुमास्ते। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप जरूर करें। क्वेश्चन देखेंगे, किस मशीन के आने से बुनकरों को बड़े करघे चलाने और चौड़े अर्ज का कपड़ा बनाने में मदद मिली? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लाई स्टल। इसका सही आंसर हो जाएगा। आप चलेंगे आगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर, तो ध्यान से देखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संसाधन एवं विकास से जितने भी क्वेश्चन हो सके मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा। 5 नंबर वाले क्वेश्चन को बिल्कुल ही मिस्टेक से भी आपको मत नहीं है छोड़ना, 3 वाले को भी नहीं छोड़ना, 2 वाले को भी नहीं है छोड़ना। मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा, ध्यान से आपको देखना है। पहले इन क्वेश्चनों को पहले कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे 5 वाले, 3 वाले, 2 वाले। ध्यान से देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन कौन सा नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। ध्यान से आपको देखना है, याद होना चाहिए। तो कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, जल भी है, खनिज भी है। तो भवन क्या है? प्राकृतिक संसाधन नहीं है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भवन। अब देखेंगे क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जो कभी खत्म नहीं होता, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसका खनिज तेल तो खत्म हो जाएगा, कोयला भी खत्म हो जाएगा, गैस भी खत्म हो जाएगा, ज्वारी ऊर्जा। इसका सही आंसर हो जाएगा ज्वारी ऊर्जा। क्या हो जाएगा? ज्वार ऊर्जा। अब देखेंगे, नवीकरणीय योग संसाधन है। नवीकरणीय योग संसाधन है, तो कौन सा हो जाएगा?
पवन ऊर्जा, वन, जल, उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सब क्या है, नवीकरणीय योग्य संसाधन, वैसे संसाधन जो कभी खत्म नहीं होते हैं, दोबारा यूज में आ जाते हैं, कभी खत्म नहीं होते, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जल भी एक नवीकरणीय संसाधन है, वन भी एक जल नवीकरणीय संसाधन है, पवन ऊर्जा भी एक नवीकरणीय संसाधन है। याद रखिएगा, क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से राष्ट्रीय संसाधन है, राष्ट्रीय संसाधन कौन सा हो जाएगा? तो राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा हमारा क्या, जल। जल एक राष्ट्रीय संसाधन है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है, ध्यान से आपको देखना है सभी को। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क एक कैसा संसाधन है? यह एक अनवीकरणीय संसाधन है। कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। याद रखिएगा, क्वेश्चन देखेंगे ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो यह है एक पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। क्या है? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। अब देखेंगे क्वेश्चन, सड़कें व नहरें किस प्रकार की संसाधन है? तो सड़कें व नहरें किस प्रकार के संसाधन? ये एक राष्ट्रीय संसाधन है। कैसे संसाधन है? राष्ट्रीय संसाधन। क्वेश्चन देखेंगे, यह शब्द किसने कहे? हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, परंतु किसी के लालच की संतुष्टि के लिए, इसका कौन कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, महात्मा गांधी। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। याद रखिएगा, ये शब्द किसने कहे? हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, परंतु किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। इसका किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया था, तो कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया था रियो डी जेनेरियो, इसका सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है? तो विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन को आप जरूर एग्जाम से पहले एक बार रिपीट कर लीजिएगा। उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सी है? तो उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी हो जाएगी जलोढ़ मिट्टी। याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, लाल मिट्टी ज्यादातर में पाई जाती है, तो लाल मिट्टी ज्यादातर में पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दक्कन के पठार का पूर्वी और दक्षिणी भाग में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल स्किप करके नहीं देखना है, वरना ये क्वेश्चन छूट जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। लाल मिट्टी का रंग लाल होने के कारण क्या है? इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है कारण? इसका हो जाएगा अगणीय और कायत्रित चट्टानों में लोहे का प्रसार, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। इसे आप जरूर एक बार दो बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन देखेंगे, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा गहन खेती। क्या हो जाएगा? गहन खेती। याद रखिएगा, आगे बढ़ ध्यान से देखिएगा, वन एवं वन्य जीव संसाधन से क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ध्यान से आपको देखना है, वीडियो की स्किप मत कीजिए। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं कराता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन या चिपको आंदोलन या वन जीव पशु विहार का परिस्मीन। इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त वन प्रबंधन। जो है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं कराता है? तो यह हो जाएगा संयुक्त वन प्रबंधन। याद रखिएगा। क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नीचे की ओर है, ध्यान से आपको देखना है। निम्न में कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात का सही कारण नहीं है? सही कारण नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना क्या है? एक प्राणी जात की सही कारण नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा
स्थानिक जाति का उदाहरण है। स्थानिक जाति का उदाहरण कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसे आप जरूर ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन इसका सही आंसर हो जाएगा निकोबार कबूतर। क्या हो जाएगा? निकोबार कबूतर क्या है? स्थानीय जाति का उदाहरण है। याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक स्थायी वन क्षेत्र हैं? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? डी, मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में आपको करवा दूंगा। पेरियर बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर आता है, तो ध्यान से आपको देखना है। पेरियर बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा केरला में। केरल में। क्या हो जाएगा? केरल में। याद रखिएगा क्वेश्चन, इसका बी सही आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे क्वेश्चन, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट और चैप्टर वाइज है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कार्बेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर उत्तरांचल में। कहाँ है? उत्तरांचल में। याद रखिएगा, क्वेश्चन देखेंगे, सरिस्का वन जीव पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। याद रखिएगा, 2 बार 3 बार एक बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। सरिस्का वन जीव पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। याद रखिएगा, क्वेश्चन देखेंगे, वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा अवर्गीकृत वन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवर्गीकृत वन कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा वृक्षों की रक्षा करना। चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है? वृक्षों की रक्षा करना। याद रखिएगा। क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय वन जीव रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप जरूर कर लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखेंगे, कौन सी जाति भारत में काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप ध्यान में रखकर 2 बार पढ़िएगा। कौन सी जाति भारत के काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका हो जाएगा बिश्नोई जाति। याद रखिएगा, कौन सी जाति? बिश्नोई जाति। अब देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक वनों के ह्रास का कारण नहीं है? वन के ह्रास का कारण नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा रक्षा मेखला का निर्माण। यह हो जाएगा इसका से खनन, बहुउद्देश्य घाट परियोजना, पशुचारण, ये सब क्या है? वनों के ह्रास का कारण नहीं है। ये हो जाएगा रक्षा मेखला का निर्माण। ध्यान में रखिएगा, निम्नलिखित में कौन वनों के ह्रास का कारण नहीं? ह्रास मतलब क्या होता है? कि खराब करने की कारण नहीं है। तो कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा रक्षा मेखल का निर्माण। याद रखिए। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट जल संसाधन से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप जरूर करिएगा। जल संसाधन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जल किस प्रकार का संसाधन है? तो आपको मैं पहले बता चुका हूं, जल एक नवीकरणीय संसाधन है। कैसी संसाधन है? नवीकरणीय। विश्व का कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो विश्व का कितना भाग जल से ढका हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट 3/4। कितना? 3/4। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे, राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? राजस्थान में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टांका कहा जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखेंगे, विश्व में जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो महासागरों में कितना प्रतिशत जल मतलब प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? कुल आयतन का कितना जल का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 96.5%। याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा क्वेश्चन, एग्जाम्स में इसे देख कर जाइएगा। विश्व में जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है? अलवणीय जल कौन? इसका सही आंसर हो जाएगा 2.5। इसका सही आंसर हो जाएगा 2.5%। अब चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? अलवणीय जल का स्रोत है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वर्षण, सतही जल, भौम जल, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर, पहाड़ी और
पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप जरूर एक बार दो बार पढ़ लीजिएगा। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो ये विधि अपनाई जाती है गुल अथवा कुल की अपनाई जाती है विधि, याद रखिएगा। अब चलेंगे आगे, तो ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कृषि से, किससे है? कृषि से, याद रखिएगा। इनमें से कौन सी रबी फसल है? रबी फसल कौन सी है? याद रखिएगा, रबी फसल हो जाएगा चना। क्या हो जाएगा? चना, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप बोल सकते हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? कौन सी एक फलीदार फसल है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका सही आंसर हो जाएगा दालें। एक फलीदार फसल है। कौन सी एक रबी फसल है? रबी फसल फिर से आ गया, रबी फसल तो आप पहले यहाँ पे लिख चुके, चना है। उसके और अलावा क्या हो जाएगा रबी फसल? इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूं। क्या हो जाएगा? गेहूं। आप चलेंगे, इनमें से कौन सी एक रेशेदार फसल है? फिर से आ गया रेशेदार फसल। रेशेदार फसल याद रखिएगा, ये फलीदार फसल थे, रेशेदार फसल याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा कपास एवं जूट। क्या हो जाएगा? कपास एवं जूट कैसी फसल है? रेशेदार फसल है। क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस पेय फसल में भारत विश्व का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? तो चाय इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चाय। अब चलेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में कौन सा देश तिलहन उत्पादन में अग्रहीन है? तिलहन उत्पादन में अग्रहीन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि का उदाहरण है? रोपण कृषि का उदाहरण, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है। तो रोपण कृषि का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चाय। क्या हो जाएगा? चाय, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है? रेशेदार फसल नहीं है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सन। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रबर। क्या हो जाएगा? रेशेदार फसल नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा रबर, याद रखिए। उसके बाद कपास, जूट, सन क्या है? एक रेशेदार फसल है। क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो आपको मैं बता दूं, रेशेदार फसल किसे कहा जाता है? तो आपको पता है, कपास, जूट, सन। लेकिन निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? सुनहरा रेशा कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा जूट। क्या हो जाएगा? जूट को ही। रेशेदार फसल और सुनहरा रेशा में कोई अंतर नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा जूट। क्या हो जाएगा? जूट, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखेंगे, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। आप देखेंगे क्वेश्चन को, कौन सा देश विश्व में फल एवं सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखेंगे, सरकार इनमें से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सरकार इनमें से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्या हो जाएगा? बी। इसका सही आंसर न्यूनतम सहायक मूल्य, इसका सही आंसर हो जाएगा। आप चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर वाले क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको, तो ध्यान से देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत की 3 कृषि ऋतुओं का नाम दे, साथ ही उन ऋतुओं में उपजाई जाने वाली फसलों को लिखे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, रबी फसल में क्या क्या होता है, खरीफ फसल में और जायद क्या क्या होते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से आपको देखना है। रबी फसल में गेहूं, चना, सरसों, मटर आदि, याद रखिएगा। खरीफ फसल में चावल, कपास, मक्का, मूंगफली आदि, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा, सब्जेक्टिव में भी काम देगा, याद रखिएगा। जायद फसल, सब्जियां, खीरा, तरबूज आदि, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत की 3 नकदी फसलों के नाम बताएं। ये सब 2 नंबर में पूछा जाता है, याद रखिएगा। भारत की 3 नकदी फसलों के नाम बताएं। नकदी फसलें, याद रखिएगा क्या क्या होता है। भारत की 3 नकदी फसलें, गन्ना, तंबाकू और रबर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एग्जाम से पहले इसे जरूर देख के जाइएगा। क्वेश्चन देखेंगे, भारत में गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों एवं उत्पादन राज्यों
का वर्णन करें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है। 5 नंबर में ध्यान से आपको देखना है। भारत में गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर भी है, याद कर लीजिएगा। गेहूं की खेती के लिए अनुकूल भौतिक दर्शाएं, ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या, गेहूं के लिए खेती के लिए, तो इसका आंसर यही है। तापमान कितना होना चाहिए, वर्षा कितना होना चाहिए, मिट्टी, और उसके बाद अन्य, याद रखिएगा कितने पॉइंट में लिखना है। पहला क्या है, तापमान, वर्षा, फिर मिट्टी, फिर अन्य, याद रखिएगा। इसका देखेंगे तापमान क्या होता है। गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, इसके लिए 20% तापमान होना आवश्यक है। तो ध्यान से देखिएगा, इसके हमने पढ़ा रखा था, इसे 20% तापमान होना आवश्यक है। अब वर्षा में आ जाते हैं। 40 से 75 सेंटीमीटर वर्षा गेहूं की खेती के लिए आवश्यक है। इतना सा भी लिख दीजिएगा। गेहूं की खेती में सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है, याद रखिएगा, इतना सा लिख दीजिएगा। आप देखेंगे मिट्टी में आ जाते हैं। गेहूं की खेती के लिए दोमट मिट्टी का होना आवश्यक है। मिट्टी में पर्याप्त नमी व ठंडी मौसम गेहूं की फसल के लिए जरूरी होता है, याद रखिएगा। अब इस अन्य में आ जाते हैं। गेहूं की फसल के लिए पकते समय बादल रहित आवश्यक आकाश आवश्यक है। इतना सा आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे लिख देना है कुछ राज्यों के नाम जिसमें गेहूं उपजाए जाते हैं। गेहूं उत्पादक राज्यों के नाम को भी लिख देना है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश। तो ध्यान से देखिएगा। हमारा दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर वाला, चावल की खेती के लिए अनुकूल भौतिक दर्शाएं, मतलब कि भौगोलिक परिस्थितियां दर्शाएं। इसे भी क्वेश्चन आपको कर देगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप नोट भी कर सकते हैं या एग्जाम के दिन देख कर जाइएगा कि चावल में देखेंगे धान के पौधों को 27 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक के तापक्रम वाले वातावरण की आवश्यकता रहती है, याद रखिएगा। उसके बाद धान के पौधों को विकसित होने के लिए करीब 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। 100 सेंटीमीटर याद रखिएगा आवश्यकता होती है। धान के खेत में करीब 10.25 सेंटीमीटर पानी भरा रहना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, इतना 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, 10.25 सेंटीमीटर पानी भरा रहना चाहिए। कम बेसी भी थोड़ा सा हो सकता है, याद रखिएगा। इसके देखेंगे 3, चिकना एवं टामट मिट्टी चावल का खाता है तो उपयुक्त मानी जाती है। इस प्रकार की मिट्टी में पानी का ठहराव बना रहता है, याद रखिएगा। इतना हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, यही क्वेश्चन का आंसर है 4 पॉइंट वाइज। धान की खेती हेतु पौधे तैयार करना, उखाड़ना, रोपना व पानी में डूबे खेतों तक पहुंचाने का कार्य मजदूरों की सहायता से ही कराया जाता है। अतः चावल की खेती ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहां सस्ती दरों पर मजदूर उपलब्ध रहते हैं। ऐसा आपको अपने से भी लिख देना है। कोई ऐसा नहीं है कि किताबी भाषा से लिखना है। आपको सिर्फ ये लिखना जरूरी है कि कितना पानी की आवश्यकता है, कैसी मिट्टी की आवश्यकता है। धान की खेती है तो पौधे तैयार करना, उखाड़ना, रोपना, इस सब को आपको लिख देना है क्या क्या होता है। आप देखेंगे, एक पेय फसल का नाम बताएं तथा उसके उगने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां का वर्णन दे। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे, तो इसका आंसर आप दे दीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत में चाय की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां एवं उत्पादक राज्यों का वर्णन करें। तो चाय की खेती के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मैं आप इसको आंसर भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि ये आ जाता है कि भारत में चाय की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां बताएं और राज्यों के वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर करें। तो पेय फसल चाय है, पेय फसल भी चाय को बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे लिख दिया है। पेय फसल क्या है, चाय है। चाय की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति आप इस प्रकार से लिख सकते हैं पॉइंट वाइज। चाय एक सदाबहार बागवानी फसल है। दूसरा नंबर में लिखिएगा, इसके लिए गर्म तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तीसरा नंबर में लिखिएगा, इसके लिए अधिक ऊर्जा उपजाऊ जमीन की आवश्यकता होती है। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए नाइट्रोजनी खादों की आवश्यकता पड़ती है। आप देखेंगे तापमान, तो 20
20 से 30 डिग्री। और चौथा यहाँ पे लिख दिया है वर्षा कितना होना चाहिए, 125 से 750 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। अब देखेंगे आगे, तो ध्यान से देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिख दिया है 7वां नंबर में कि चाय के पौधे की जड़ों में पानी जमना खतरनाक होता है, अथवा चाय की खेती 27 डिग्री से दक्षिण से 43 डिग्री उत्तर अक्षांशों के माध्यम पहाड़ी ढलानों पर की जाती। कैसी ढलानों पर की जाती, तो पहाड़ी ढलानों पर की जाती है। याद रखिएगा 27 से चाय की खेती 27 डिग्री से दक्षिण 43 उत्तरी अक्षांशों से माध्यम पहाड़ी ढलानों पर की जाती है। उसके बाद आपको इतना याद नहीं है रखना, आपको कम से कम 5 पॉइंट याद रखने होंगे जो आपको 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो 5 पॉइंट लिख दीजिएगा मेन। अब देखेंगे 8 नंबर में यहाँ पे है, तो इसको लिखना मत भूलिएगा। उत्पादक राज्यों का नाम भी आपको नीचे में लिख दीजिएगा बगैर पॉइंट के। यह एक श्रम प्रधान फसल है क्योंकि चाय की पत्तियों को हाथों से तोड़ा जाता है। तो आसान जो आपको लगे 8 दिए हुए हैं, आपको 5 याद कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे उत्पादक राज्य के नाम, आसाम चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है। यहाँ चाय उत्पादन के अनुकूल दशाएं पाई जाती है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी तथा कूच बिहार में भी चाय की खेती होती है। तमिलनाडु तथा केरल भी चाय उत्पादक में अग्रणी राज्य है। तो आपको याद रखना है तमिलनाडु, केरल और याद रखना है असम, ये सब याद रखना है मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब चलेंगे गन्ना की खेती के लिए आवश्यक जलवायु का उल्लेखन, गन्ने के प्रमुख उत्पादक राज्यों का नाम लिखे। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, सिर्फ आप देखे हुए रहेंगे आप इसे आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ आप देख के जाइएगा, इसे आप आसानी से कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट जितने भी होंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसे आप जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे गन्ने की खेती के लिए बोल दिया है, तो ये इम्पोर्टेंट है, गन्ने की खेती आ जाती है। गन्ने की उत्पादक के लिए निम्नलिखित स्थितियां आवश्यकता मानी जाती है। तो यहाँ पे लिखा है पहला, जल